आज हम एसपीएम सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। जो भी नोट्स में प्रिपेयर करके लाया हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। बिजनेस मॉडल एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है जो बताता है कि कोई कंपनी वैल्यू क्रिएट कैसे करती है, वैल्यू डिलीवर कैसे करती है और वैल्यू कैप्चर यानी रेवेन्यू अर्न कैसे करती है। बिजनेस मॉडल को कंस्ट्रक्ट और मॉडिफाई करने के प्रोसेस को बिजनेस मॉडल इनोवेशन भी कहा जाता है और ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बिजनेस मॉडल कोई कंप्लीट सक्सेस स्ट्रेटजी नहीं होता। यह सिर्फ एक टेम्पलेट या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर बिजनेस ऑपरेट करता है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल बिजनेस मॉडल्स। हमारे मॉड्यूल में हम लोगों को पहले बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स का मॉडल समझना है। बी टू बी मॉडल में एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं बल्कि दूसरे बिजनेसेस को सेल करता है। इस मॉडल की खास बात यह है कि ये यहाँ जनरली बल्क ऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस कस्टमर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल्स में होलसेल सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं जो दूसरे एंटरप्राइजेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बी टू सी दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। बी टू सी मॉडल में बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डायरेक्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को सेल करता है। ये मॉडल पूरी तरह कस्टमर सेंट्रिक होता है। इसमें कंपनीज मास मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करती हैं। एग्जाम्पल्स में रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं जो डायरेक्टली एंड कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डी टू सी दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। डी टू सी मॉडल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सीधे कस्टमर्स को सेल करती है। बीच में ट्रेडिशनल रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते। इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह कंपनी को कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांड रिप्रेजेंटेशन और कस्टमर डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। सी टू सी दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सी टू सी मॉडल में एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है। यहाँ बिजनेस सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। तो दोस्तों हमने इस तरीके से जनरल बिजनेस मॉडल्स को अच्छे से समझा और उसके एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देख लिया। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स के बारे में। इसमें पहला है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। इस मॉडल में कस्टमर एक बार पेमेंट नहीं करता बल्कि रेगुलर इंटरवल पर पेमेंट करता है ताकि उसे कंटिन्यूअसली किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सेस मिलता रहे। इसका एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। सेकेंड मॉडल फ्रीमियम मॉडल। इस मॉडल में कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का बेसिक वर्जन फ्री प्रोवाइड करती है। अगर कस्टमर को एडवांस फीचर्स चाहिए तो उसके लिए प्रीमियम पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो गोल्ड। थर्ड पॉइंट इज मार्केट प्लेस मॉडल। इसको एग्रीगेटर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट प्लेस मॉडल बायर्स और सेलर्स को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बाइंग और सेलिंग को इजी बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल ओला, स्विगी और उबर ये कंपनीज मार्केट प्लेस मॉडल का ही ऊपर बेस्ड है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल की। इस मॉडल में ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करते हैं। इस वजह से कंपनी को अपने ब्रांड इमेज, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर डेटा पर बेटर कंट्रोल मिलता है। इसके बाद आता है ई कॉमर्स मॉडल। ये मॉडल में एक डिजिटल बिजनेस मॉडल होता है जिसमें कंपनीज ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट या अमेजन। सिक्स मॉडल इज मैन्युफैक्चरर मॉडल। मैन्युफैक्चरर मॉडल में मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स रिटेलर्स, होलसेलर्स या डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। तो दोस्तों हमने ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल के बारे में। इस मॉडल को कोलैबोरेटिव इकोनॉमी या गिग इकोनॉमिक भी कहा जाता है। इसमें इंडिविजुअल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रिसोर्सेज या सर्विसेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल्स एयर बीएनबी और डूंजो।
अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड मार्केट प्लेस मॉडल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स मॉडल की। तो ई कॉमर्स मॉडल में जनरली एक ही बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करता है। वहीं मार्केट प्लेस मॉडल में बिजनेस खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करता, बल्कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां मल्टीपल सेलर्स और मल्टीपल बायर्स कनेक्ट होते हैं। एक और डिफरेंस याद रखिएगा दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंपनी ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली हैंडल करती है, लेकिन मार्केट प्लेस मॉडल में प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, जहां अलग अलग सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक ही जगह ऑफर करते हैं। D2C is gaining prominence due to several factors। अब देखते हैं आज के टाइम में D2C मॉडल इतना पॉपुलर कैसे होता चला जा रहा है। इसके बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, D2C ब्रांड्स को कस्टमर्स के साथ ज्यादा पर्सनलाइज कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। इससे कंपनी कस्टमर्स की प्रेफरेंस और बिहेवियर को डायरेक्टली समझ पाती है। सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल रिटेल चैनल्स को बाईपास करने की वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर ऑफर कर सकती हैं, जिससे अफोर्डेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। थर्ड पॉइंट इज ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की रैपिड ग्रोथ की वजह से D2C ब्रांड्स को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना और उन्हें इफेक्टिवली इंगेज करना काफी आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल्स लेंसकार्ट, बोट लाइफस्टाइल और तनिष्क। अब हम दोस्तों जानने वाले हैं सबसे अच्छा टर्म और बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला टर्म, जिसका नाम है बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। दोस्तों ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बूट स्ट्रैपिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें एंटरप्रेनर अपने स्टार्टअप को अपने पर्सनल रिसोर्सेज और बिजनेस से जनरेट होने वाले रेवेन्यू के थ्रू फंड करता है। यहाँ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर डिपेंड नहीं किया जाता। इस अप्रोच का एडवांटेज ये है कि फाउंडर के पास ऑटोनॉमी और कंट्रोल ज्यादा होती है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है। एक्सटर्नल फंडिंग ना होने की वजह से बिजनेस की ग्रोथ स्पीड कभी कभी स्लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा। अब समझते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन की क्रिएशन के बारे में। तो दोस्तों वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टार्टअप अपने कस्टमर से क्या प्रॉमिस करता है और उन्हें क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसी को बहुत बार यूएसपी दैट इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी कहा जाता है। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे हो पाएगा, इसके बारे में पॉइंट्स हैं, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कस्टमर रिलेवेंस। सबसे पहले बिजनेस को यह समझना होगा कि कस्टमर की एक्चुअल नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफर करनी होगी। सेकेंड पॉइंट इज यूनिक डिफरेंशिएशन। बिजनेस को क्लियरली बताना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों से अलग और स्पेशल क्यों है। इसी डिफरेंशिएशन की वजह से स्टार्टअप मार्केट में अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना पाता है। थर्ड पॉइंट इज क्लियर कम्युनिकेशन। वैल्यू प्रोपोजिशन को हमेशा सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि कस्टमर इमीडिएटली समझ सके कि उसे इस प्रोडक्ट या सर्विस को चूज क्यों करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन बनाते वक्त किन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है नो द ऑडियंस, यानी सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करिए, उनकी नीड्स, चैलेंजेस और डिजायर्स को समझिए। इसके लिए प्रॉपर मार्केट रिसर्च करिए और कस्टमर इंसाइट्स कलेक्ट करिए ताकि कस्टमर बेस को अच्छे से समझा जा सके। सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई यूनिक बेनिफिट्स। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऐसी डिस्टिंक्टिव फीचर्स और बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करिए जो कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं। ये यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स हो सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्विस हो सकती है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूनिक अप्रोच हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज क्लैरिटी इज द की। अपना मैसेज हमेशा क्लियर और कंसाइज रखिए। कॉम्प्लेक्स मैसेज, लैंग्वेज और अननेसेसरी जार्गन यूज करने से बचिए। कस्टमर को सीधे समझ आना चाहिए कि आप क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाईलाइट टेंजिबल रिजल्ट्स। कस्टमर को क्लियरली बताइए कि प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के बाद उसे एक्चुअल बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे टाइम सेविंग, कॉस्ट रिडक्शन या एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज टेस्ट एंड रिफाइन। अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को फाइनल मान लेने की जगह उसे कंटिन्यूअसली टेस्ट करिए। पोटेंशियल कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के बेसिस पर उसमें रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स करिए। अब देखते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस जो बिजनेसेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स। सबसे बड़ा चैलेंज होता ही यही है कि हम एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च,
कस्टमर इंटरव्यूज और चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं इजी रेप्लिकेशन बाय कंपिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस मॉडल या फीचर्स को कॉपी कर सकते हैं। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बिजनेस को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा, प्रोडक्ट फीचर्स इंप्रूव करने होंगे और कस्टमर एक्सपीरियंस को यूनिक बनाना होगा। थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट। बिजनेस को इतनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कस्टमर वैल्यू समझ सके, लेकिन इतनी भी नहीं कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए। राइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। मार्केट कंडीशंस और कस्टमर प्रेफरेंसेस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, इसलिए रेगुलर मार्केट असेसमेंट, कस्टमर फीडबैक और प्रोएक्टिव इनोवेशन अप्रोच बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसे हम शॉर्ट में बीएमसी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो बिजनेस मॉडल कैनवस को अलेक्जेंडर ऑस्टरवेल्डर एंड वेस पिग्नियर ने पॉपुलर बनाया था। ये एक विजुअल फ्रेमवर्क है जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को अपने बिजनेस मॉडल को आर्टिकुलेट, एनालाइज और इनोवेट करने में हेल्प करता है। बिजनेस मॉडल कैनवस में 9 की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मिलकर ये बताते हैं कि कंपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करेगी, डिलीवर करेगी और कैप्चर करेगी। अब इन 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कस्टमर सेगमेंट। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है कस्टमर सेगमेंट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें बिजनेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं और बिजनेस किन स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करेगा। यानी सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर्स और उनकी नीड्स को क्लियरली डिफाइन करिए। सेकेंड पॉइंट इज वैल्यू प्रोपोजिशन। यहाँ बिजनेस को क्लियरली बताना होता है कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स को क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही रीजन होता है जिसके बेसिस पर कस्टमर बिजनेस को चूज करती है। तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है चैनल्स। चैनल्स का मतलब है बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर तक किस तरह पहुंचाएगा। इसमें सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सिलेक्ट और मैनेज करना इंक्लूड होता है ताकि वैल्यू प्रोपोजिशन इफेक्टिवली कस्टमर्स तक डिलीवर हो सके। अगला बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो नाम है उसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप्स। यहाँ बिजनेस डिसाइड करता है कि कस्टमर्स के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ये रिलेशनशिप पर्सनलाइज सर्विस, सेल्फ सर्विस ऑप्शंस या ऑटोमेटेड इंटरेक्शंस के थ्रू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल। पांचवा बिल्डिंग ब्लॉक है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इसमें बिजनेस ये आइडेंटिफाई करता है कि इनकम किस सोर्स से आएगी। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स जैसे वन टाइम सेल्स, सब्सक्रिप्शन फीस या लाइसेंसिंग को डिफाइन किया जाता है। सिक्स पॉइंट इज की रिसोर्सेज। ये वो इंपॉर्टेंट एसेट्स और रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर करने के लिए चाहिए होते हैं। इनमें ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज सब इंक्लूड होते हैं। सातवां बिल्डिंग ब्लॉक है की एक्टिविटीज, यानी बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम रेगुलरली परफॉर्म करने होंगे। इसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। आठवां बिल्डिंग ब्लॉक है की पार्टनरशिप्स। बिजनेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एक्सटर्नल एंटिटीज, सप्लायर्स या पार्टनर्स बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन पार्टनरशिप्स की वजह से बिजनेस की कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती है और रिस्क भी रिड्यूस होते हैं। और लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक है दोस्तों कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसमें बिजनेस अपने सारे इंपॉर्टेंट कॉस्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। यह फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने और कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करने के लिए इंकर करनी पड़ती है। अब दोस्तों हम देखते हैं बिजनेस मॉडल डेवलप करते वक्त कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला है नेग्लेक्टिंग मार्केट रिसर्च। अगर बिजनेस मार्केट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किए बिना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करता है तो डिमांड की कमी की वजह से फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट इज कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करने से इंप्रूवमेंट के इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं और बिजनेस मॉडल कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता। थर्ड पॉइंट, अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है तो इनिशियल सक्सेस के बाद भी फ्यूचर ग्रोथ मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने से बजटिंग इश्यूज और अनसस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज अगर बिजनेस मार्केट चेंजेस और कस्टमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं करता तो धीरे धीरे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है।
एंड द सिक्स पॉइंट इज रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने पर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज बढ़ जाती है और ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम है लीन स्टार्टअप्स। लीन स्टार्टअप एक मॉडर्न अप्रोच है जो स्टार्टअप्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और चेंजेस के लिए रेडी रहता है। इस अप्रोच में सबसे पहले कस्टमर से बात की जाती है, गेस करने की जगह उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फीडबैक लिया जाता है और उस फीडबैक के बेसिस पर बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं। लीन स्टार्टअप का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रियल डेटा से लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। यानी अजम्पशंस के बेसिस पर डिसीजन लेने की जगह एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि एक्चुअली क्या काम करता है। इस अप्रोच से अननेसेसरी मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं और बेटर बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकते हैं। लीन स्टार्टअप का एक और फोकस होता है रिसोर्सेज सेव करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी लीन स्टार्टअप का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है। टाइम और मनी उन एक्टिविटीज पर वेस्ट नहीं किया जाता जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अप्रोच स्पेशली उन स्टार्टअप्स के लिए बहुत यूजफुल होती है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, नो ब्रोकर और रेडबस ने लीन स्टार्टअप अप्रोच का यूज करके स्मार्ट ग्रोथ अचीव कर ली। तो दोस्तों ये था लीन स्टार्टअप्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस पिचिंग के बारे में, उसके कंपोनेंट्स, उसके डिटेल्स को अब हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिजनेस पिचिंग। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो बिजनेस पिचिंग का मतलब होता है अपने बिजनेस आइडियाज को इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स के सामने इफेक्टिवली प्रेजेंट करना ताकि उन्हें बिजनेस की वैल्यू, पोटेंशियल और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज समझ आए। एक सक्सेसफुल पिच का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को बिजनेस आइडिया पर ट्रस्ट दिलाना और उससे कन्विंस करना भी होता है। इसीलिए बिजनेस पिच हमेशा क्लियर, कंसाइज और इम्पैक्टफुल होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव बिजनेस पिच के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लाइफ को और हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम जानने वाले हैं, सबसे पहले क्लियरली एक्सप्लेन करिए कि मार्केट में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस किस कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये बिगनिंग में ही क्लियर होना चाहिए। जितनी क्लियरली प्रॉब्लम डिफाइन होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम जानने वाले हैं दोस्तों सॉल्यूशंस के बारे में, और फिर हम इसके पूरे डिटेल को बहुत अच्छे से ही समझेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स का जिक्र किया है। तो दूसरा पॉइंट हम जान रहे हैं दोस्तों वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेट करते हैं द प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट। फोकस हमारा रहता है कि बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस दैट मेक द ऑफरिंग यूनिक, जिससे हम दोस्तों यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकें। थर्ड पॉइंट इज मार्केट अपॉर्चुनिटी। टारगेट मार्केट कितना बड़ा है, फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है और बिजनेस के एक्सपेंशन का स्कोप कितना है, ये सब इस सेक्शन में कवर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज बिजनेस मॉडल। इसके बाद हम समझेंगे बिजनेस रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, कहाँ से जनरेट करेगा, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करेगा। ये सब यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम बात करेंगे आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है और कस्टमर्स आपको ही क्यों चूज करेंगे। दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिजनेस को मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। फिर बात करेंगे हम फ्यूचर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस का डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस को रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहता है तो रिक्वायर्ड फंडिंग अमाउंट और उस फंड का यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए होगा ये क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। और उसके बाद कॉल टू एक्शन, दैट इज प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पिच में फाउंडिंग टीम का इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। टीम मेंबर्स की स्किल्स, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने जान लिया पूरे डिटेल में व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस पिच। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस पिचेस। फर्स्ट वन इज एलिवेटर पिच। ये एक शॉर्ट और कंसाइज पिच होती है जो बहुत कम टाइम में बिजनेस आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करना। सेकेंड वन इज इन्वेस्टर पिच। ये पिच स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए प्रिपेयर की जाती है। इसमें
बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रेवेन्यू मॉडल, मार्केट पोटेंशियल, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है। थर्ड वन इज सेल्स पिच। सेल्स पिच का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए कन्विंस करना। यहाँ फोकस कस्टमर बेनिफिट्स और वैल्यू प्रोपोजिशन पर होता है। फोर्थ पॉइंट इज पार्टनरशिप पिच। ये पिच की पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स के सामने प्रेजेंट की जाती है। इसमें कोलैबोरेशन के बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लेन की जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट पिच। इसमें हम फोकस करते हैं ऑन द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिसमें हमारा एम रहता है टू जनरेट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अराउंड द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 2 क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये एसपीएम सेट डी रिवीजन सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे बताइए कि आपको ये टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है और किस चैप्टर की रिवीजन आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। अगर लेक्चर वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस फ्री रिवीजन सीरीज का बेनिफिट ले सकें। फ्री नोट्स और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेटेस्ट नोट्स और रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जतिन भैया क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।